हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका श्रीमंत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम कूलाम के नियम के बारे में और साथ में विद्युतशीलता जो परमिटिविटी इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि जो दो चार्जेस को हम पास में लेके आते हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। हो सकता है वो फोर्स जो है अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, वो हमने उनके नेचर के हिसाब से पढ़ लिया। बात है कि अगर हम ये देखें कि दो फोर्स चार्जेस अगर फोर्स लगाएंगे तो उनका परिमाण कितना होगा, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा और साथ में उनकी डायरेक्शन कौन सी होगी, उसके बारे में अगर हमें बताना हो तो हमें कूलाम का नियम पढ़ना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम का नियम हिंदी में क्या लिखेंगे, इसको इसे याद रखना, कूलाम का नियम। ठीक। कूलाम का नियम बेसिकली क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो स्टैटिक चार्ज जो होते हैं, दो स्थिर आवेश होते हैं, उनके बीच में जो लगने वाला बल होता है उसके बारे में वो बताता है कूलाम का नियम। अब द फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, इसके तीन पॉइंट हैं, उन तीनों पॉइंट पर हमें फोकस करना है। इसमें पहले जो दो पॉइंट है वो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में है और तीसरा जो पॉइंट है वो इसके डायरेक्शन के बारे में है। पहला पॉइंट ये कहता है कि जब दो आवेश जो होते हैं उनके अगर परिमाण Q1 और Q2 है तो बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल ऑफ चार्ज मैग्नीट्यूड्स। मतलब क्या होगा, जो दोनों आवेश हैं, दोनों चार्ज हैं, उनका गुणनफल करो और उनका परिमाण जो होगा उसके समानुपाती होगा। सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या है, जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब पहला तो हो गया पॉइंट ये कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और दूसरा ये कह रहा है कि इनके दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इससे हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 और हम क्या नीचे लिखेंगे, क्या, आर स्क्वायर। ये क्या K क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो होता है वो अनुपातिक नियतांक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं, कूलाम नियतांक। हालांकि ये जो है वो एक वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब इसका मान हमेशा नियत नहीं रहता है, इसका मान चेंज होता है। पर किसके साथ में चेंज होता है, जब दोनों आवेशों के बीच में तो यहाँ पर कोई माध्यम हो, जैसे मान लो एयर है, वैक्यूम है, या फिर कोई माइका है, वाटर है, या कोई और मेटल भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। अब ये जो लास्ट तीसरा पॉइंट है वो क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। मतलब क्या है, इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसी के अलोंग हमेशा, इसी के अनुदिश हमेशा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अनुदिश का मतलब है इसी लाइन के ऊपर लगेगा फोर्स। अब हो सकता है इस लाइन से दूर जा रहा हो या इस लाइन की ओर आ रहा हो। मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो इसी लाइन को मिलाते हुए आगे की ओर लगेगा, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसी लाइन के अलोंग अंदर की ओर लगेगा। तो बस ये डिपेंड करेगा उन दोनों चार्जेस के नेचर के ऊपर, पर लगेगा हमेशा इस लाइन के अलोंग भी। ऐसा कभी नहीं होगा जैसे ये Q1 और Q2 है और फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, जब K के बारे में पढ़ेंगे हम, पहले तो आप इस फॉर्मूले को एकदम ढंग से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ऑन आर। और K के बारे में हम क्या देखेंगे कि K जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहलाता है। इसको मैंने आपको बता दिया, कूलाम नियतांक भी लिखा होता है कई बुक्स में। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। मतलब माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा लिया है, और साथ साथ में ये भी डिपेंड करता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, मतलब कोई कौन सी पद्धति का आप उपयोग कर रहे हो। ये जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये जो है वो क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। इसी के बारे में हमें इस लेक्चर के लास्ट में पढ़ना है, परमिटिविटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। ठीक। विद्युतशीलता का जो मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। तो अगर इसका माध्यम पर निर्भर करता है तो ऑटोमेटिकली के का मान भी माध्यम पर निर्भर करता है। 4 पाई, पाई की वैल्यू 3.14। अब जो है एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में के क्या मान होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एसआई में है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है। कुछ बोर्ड्स एग्जाम शायद 2022 से 21 में आप देखना के की वैल्यू डायरेक्ट पूछी गई है कि के की वैल्यू कितनी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
और सीजिस में क्या होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्टेट कूलम का स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका होता है m1l3t-4a-2। इसको आप फाइंड कर सकते हो, जो अभी हमने फॉर्मूला फाइंड किया था कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें के को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो, और इन सब की आप डायमेंशन लिखोगे। जैसे चार्ज होता है उसकी T1 A1 होती है, और R की L1 होती है, F की M1 L1 T-2 होती है, सबकी वैल्यू पुट करके तो आप के की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब क्या होता है, ये होती है स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ कूलम, मतलब एक कूलम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। हालांकि अभी तक हमने एक कूलम की डेफिनेशन एक और पढ़ी थी, वो क्या थी, Q इज इक्वल टू आई टी से हमने निकाली थी कि यदि एक सेकेंड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो तो उस समय तक, मतलब जैसे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, उसमें से 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो जाएगा। पर हम अगर स्टैंडर्ड कूलम की डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी, वो इसी कूलम के नियम से प्राप्त होगी हमें, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो, जब भी आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशंस वगैरह बनानी होती है एक की, आप देखो क्या करो, इस फॉर्मूले में बाकी जो कुछ बच गई उन सबको अपने हिसाब से रख दो, पर इसको एक बनाना है। जैसे गुलाम आवेश को हमें एक बनाना है ना, तो क्या करो, Q1 और Q2 को पहली बात तो इक्वल रखो, और किसके बराबर रखो, Q के बराबर रखो। डिस्टेंस है उसको एक कर दो, फोर्स को कितना करोगे ताकि एक बन जाए ये पूरा। देखो के की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, के की वैल्यू पहले से कितनी होती है 9 × 10⁹ तो अगर हम फोर्स को क्या करते हैं 9 × 10⁹ करते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें एक मिल जाएगी। तो यही हमें मानना होता है। जैसे लिखा हुआ लेट Q1 Q2 इज इक्वल टू Q1, R इज इक्वल टू 1 मीटर, और फोर्स कितना हो जाए 9 × 10⁹ न्यूटन का हो जाए। तब देखो अगर इस कूलम के नियम के सूत्र में आप रखोगे 9 × 10⁹ बराबर 9 × 10⁹ गुणा क्यू स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर। तो आप जैसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और क्यू की वैल्यू क्या जाएगी +-1 गुना। तो अगर हम डिफाइन कर देंगे कि अगर ये 1 गुलाम का है और दूसरा भी सेम अमाउंट का है 1 गुलाम, तो 1 गुलाम क्या हो जाएगा, जब दो आवेशों को हवा या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं और उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो, 9 × 10⁹ का हो, तो इन दोनों का जो मान होगा वो कितना होगा, 1 गुलाम होगा। और वो कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों आवेशों का अगर परिमाण एक एक गुलाम होगा या -1 गुलाम होगा तभी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यहाँ पर देखो 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए फ्रॉम एन आइडेंटिकल चार्ज, मतलब सेम टाइप के चार्ज से, और वैक्यूम या एयर में, ये मत भूलना क्योंकि वैक्यूम और एयर नहीं होगी तो इस के की वैल्यू 9 × 10⁻9 नहीं होगी। एक्सपीरियंसेस ए रिपल्सिव फोर्स, मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करे कितना, 9 × 10⁻9 का न्यूटन का। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मतलब कूलम का नियम सदिश रूप में। सदिश रूप में क्यों, क्योंकि एक बल है, कूलम बल है, तो बल जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, और जितनी भी सदिश राशियां हैं उनको हमें साथ साथ में सदिश रूप में भी समझना जरूरी है। परिमाण तो हमने पढ़ लिया, परिमाण परिमाण सही था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये केवल वैल्यू बताता है पर डायरेक्शन सीधे नहीं एक्सप्लेन करता। फॉर्मूले में अगर डायरेक्शन बतानी होगी तो आपको एफ के ऊपर वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक चीज लगानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। और एकांक सदिश आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो। एकांक सदिश का जन्म इस दुनिया में सिर्फ एक काम के लिए हुआ है कि वो किसी की वेक्टर की डायरेक्शन को बता सके, वरना उसके मैग्नीट्यूड को अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर अब डायरेक्शन बताओगे कैसे, डायरेक्शन बताने के लिए सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर बहुत ईजी है। हमने अभी ये देखा था कि Q1 और Q2, इनके बीच में जो फोर्स लगता है तो इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली रेखा होती है उसी के अनुदिश लगता है। तो ये जो आर है इसी के लंब लगेगा। तो हमें जब भी यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं, लिखते हैं, उस समय हम क्या लगाते हैं, जो भी हमारे पास सदिश होता है उस सदिश के ऊपर कैप लगाते हैं। इसके ऊपर भी हमें क्या करना है, जैसे आर है तो आर के अनुदिश लग रही है तो आर के ऊपर क्या लगा दो, कैप लगा दो। तो यहाँ पर भी हमें ये करना पड़ेगा, आर के ऊपर हमने क्या लगा दी, कैप लगा दी। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या है आर कैप। अब आर कैप जो होता है वो होता है आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब कोई भी सदिश जैसे हो, मान लो ए कैप ही, उसका एकांक सदिश बताना, ए वेक्टर का एकांक सदिश क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन ए। ए क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मैग्नीट्यूड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आर कैप की जगह लिख सकते हो आर वेक्टर अपॉन आर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो नीचे आर मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, ये है आर वेक्टर। अगर कैप लगा हो तो यहाँ पर आएगा नीचे आर की पावर 2, और वेक्टर लगा हो तो पावर कितनी आएगी 3। ये एग्जाम में ध्यान दे लेना, कई बार पूछते हैं आपको थोड़ा सा एन, जैसे मान लो यहाँ पर केवल एन दिया गया हो, ऐसे कहते हैं एग्जाम में एन है और बताइए एन की वैल्यू
क्या है। तो आपको इतना सा देखना है कि यहाँ पर वेक्टर लगा है तो पावर हो जाएगी 3 और कैप लगा है तो पावर हो जाएगी 2। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्या होती है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ते हैं। परमिटिविटी मैंने आपको पहले बताया कि परमिटिविटी होती है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। और फ्री स्पेस का मतलब होता है मुक्त आकाश, तो ये हो जाएगी मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश मतलब जिसमें कुछ भी नहीं हो, एकदम वैक्यूम है, उस वैक्यूम की विद्युतशीलता को हम किससे दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। परमिटिविटी मेजर्स हाउ मच ए स्पेसिफिक मीडियम रेजिस्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या है, कोई भी मीडियम अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनने को किस प्रकार से रोकता है या कितना रोकता है। देखो मेन चीज में कितना रोकता है, हाउ मच, जितना ज्यादा रोकेगा उसकी परमिटिविटी उतनी ही ज्यादा पाई जाएगी। रिप्रेजेंट जो है एप्सिलॉन नॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उस रेजिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट करता है जो कि वैक्यूम में लगता है। मतलब अगर आपको एप्सिलॉन नॉट लिखा है तब तो है ये वैक्यूम के लिए, और अगर ये लिखा है एप्सिलॉन एम, एम मतलब मीडियम, तो ये हो जाएगा किसी भी और मीडियम के लिए। हालांकि एयर और मीडियम सॉरी एयर और वैक्यूम के लिए जो होती है वो लगभग इक्वल होती है इसकी वैल्यू। तो हम ये कह देते हैं, हमेशा ये पढ़ते हैं हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी। के की वैल्यू हमने अभी देखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 पाई के। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्सिलॉन नॉट के लिए 1/4 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, के की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ किसके लिए, एयर या वैक्यूम के लिए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी देखो आप यही देख सकते हो के की जो भी डायमेंशन होगी इसकी जो होगी वो इनवर्स होगी, तो उसकी होती है 1342, पर लास्ट के दोनों माइनस के होते हैं, यहाँ पर पहले वाले जो दोनों होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी नॉट क्या है, द डायमेंशंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर एक्जैक्टली इनवर्स टू के, मतलब जस्ट इसकी क्या है अपोजिट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फ्री स्पेस में और एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ये मान लो एक बार के लिए कि कोई दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम जैसे मान लो वाटर ही है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है वाटर का, तो दूसरा माध्यम होगा या फिर एयर या वैक्यूम है, तो उन दोनों के बीच में कूलाम के बल में क्या प्रभाव पड़ेगा वो हमें देखना है। जैसे ये Q1 Q2 है, अभी फ्री स्पेस है, इनके बीच डिस्टेंस सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स कितना लग रहा है एक बार के लिए, वो लग रहा है F0 वेक्टर। और यही अगर हम वाटर में कैलकुलेट कर रहे हैं, वाटर के टाइम में ये देखो जैसे डिस्टेंस भी सेम रखी R, उनके मैग्नीट्यूड भी Q1 और Q2 ही है, पर फोर्स चेंज हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा Fm हो जाएगा। अब ये बढ़ेगा कि घटेगा वो हमें देखना है। पहली बात तो हम फिजिकल मीनिंग से भी समझ सकते हैं, हमने अभी पढ़ा कि परमिटिविटी जो होती है वो कितना रेजिस्ट कर सकती है उसके मेजरमेंट को बताता है। अब बात है कि किसी मीडियम कोई मीडियम प्रेजेंट होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स जो हो जाएगा वो खुद भी कम हो जाएगा। तो ये देखिए फोर्स इन वैक्यूम एफ नोट जो होता है वो क्या होता है, फोर्स जो होता है फॉर्मूला वही है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2/r²। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एयर में क्या होगा, इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पर अगर कोई मीडियम होगा तो मीडियम के लिए आप क्या लिखोगे Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम के लिए क्या आएगा एप्सिलॉन एम आएगा, Q1 Q2/r²। अब हम देखो अलग से एक चीज समझते हैं, एफ नोट की वैल्यू तो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², और एफ एम की वैल्यू हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2/r²। अगर हम एफ नोट में एफ एम का डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डिवाइड करने के बाद में ये बचेगा एफ नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन एम ये देखो बाकी सब तो कट जाएंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, देखो इस क्वांटिटी को, ये हो जाएगी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये कैपिटल की है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको हम क्या बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे, इसको कैपिटल के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस कैपिटल के की वैल्यू कैपिटल के को क्या लिखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं पराविद्युत नियतांक। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं अपेक्षिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
ठीक है, इससे फर्क क्या पड़ता है, देखो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास के जो है वो 5 है, कोई एक मीडियम है जिसका पराविद्युतांक जो है 5 है। हवा या निर्वात में जो इन दो आवेशों के बीच में बल लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन का। तो बताइए कि अब उस माध्यम में रखने के बाद में फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप इसके फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म की कंपैरिजन कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, एफ नॉट अपॉन एफ एम की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, कैपिटल के की इक्वल आ रही है। तो एफ नॉट तो है 50, एफ एम की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एफ एम, और के की वैल्यू आपको दे रखी है 5। तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/5, जो कि हो जाएगा 10 न्यूटन। मतलब सीधी सी बात है, जितने गुना ये के की वैल्यू बढ़ेगी उतने ही गुना क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा। अब ये देखिए, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैंने आपको एग्जांपल अभी समझा दिया। ये देखो वही चीज है, एफ एम जो होगा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एफ नॉट अपॉन के। K इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब क्या है, K की ना तो कोई विमा होती है ना ही कोई मात्रक होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप इसमें देखिए, ये है एफ नोट और एफ एम, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, और साथ में यहाँ पर विद्युतशीलता ऊपर भी है नीचे विद्युतशीलता, दो समान राशियां हैं दोनों आपस में, इनके जो मात्रक होंगे या यूनिट जो होंगे वो कट जाएंगे, तो यहाँ पर यूनिट लेस वैल्यू आपको मिलेगी। इस कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के लिए 1.0003 होती है, तो लगभग 1 के बराबर ही हो जाती है। वाटर के लिए 80 होती है और मेटल के लिए इन्फिनिटी होती है। तो मिनिमम क्वांटिटी कितनी हो गई, वैक्यूम के लिए है वो 1 है, और मैक्सिमम कितनी हो गई, इन्फिनिटी होगी, जो कि मेटल्स के लिए है। तो हम ये कह सकते हैं के की जो रेंज है वो है 1 टू इन्फिनिटी, 1 से छोटी नहीं हो सकती, और कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। के की वैल्यू कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो कूलम फोर्स होता है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होता है कि वो एक केंद्रीय बल होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, केंद्रीय बल, और दूसरा होता है कि वो संरक्षीय बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब इनका मतलब क्या है, केंद्रीय बल तो देखो वो सब बल होते हैं जो कि इस इक्वेशन से डिफाइन किए जा सकते हैं। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, पहली बात तो कि वो आर का फंक्शन होना चाहिए, आर मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फंक्शन होना चाहिए, साथ में उसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो आर के अलोंग ही होनी चाहिए। हमारा जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, के Q1 Q2/r²। तो पहली बात तो ये आर पर डिपेंड कर रहा है, आर का फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, इसके डायरेक्शन भी आर के अलोंग है, इसका मतलब ये दोनों सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। मतलब पहली प्रॉपर्टी तो ये कि आर का फंक्शन होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये कि वो आर के अलोंग फोर्स लगना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है, सेंट्रल फोर्स कोई एक अलग से फोर्स नहीं है, ये सेंट्रल फोर्स जो होता है वो एक ग्रुप होता है फोर्सेस का। अब वो कौन से फोर्सेस जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल कौन से बल होते हैं, ये वे बल होते हैं जो कि एक दूसरे के पाथ पर डिपेंड नहीं करते, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। The work done by the electrostatic force in moving a charge depends solely on the initial and final position only, entirely independent of path taken, मतलब उसके पथ पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, और केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।